स्टूडेंट श्रीमती रामकुमारी गर्ल्स कॉलेज मुकुंदगढ़ मंडी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार जांगिड़। कल अपना जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान का भूगोल, उसके अंदर राजस्थान के भौतिक विभाग अपन पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर जो अपन ने पहला भौतिक विभाग पढ़ा था उसको आज अपन आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसके अंदर अपन पहला भाग इसका पढ़ रहे थे, कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या इसको क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। इसकी विशेषता मैंने आपको बता दी थी कि विश्व का सबसे सघन बसा हुआ है। ये दो देशों में फैला हुआ, भारत और पाकिस्तान के अंदर। 62% भारत के अंदर है, बाकी बचा हुआ 38% कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? थार के मरुस्थल के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पाई जाती है। राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। फिर और भी जैसे 640 किलोमीटर लंबा है, 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार इसकी सारी विशेषताएं मैंने कल आपको बता दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो वर्तमान समय के अंदर थार का मरुस्थल है, वहां पर प्राचीन समय के अंदर क्या था? वहां पर प्राचीन समय में था आपका तेथिस सागर। तेथिस सागर, ये तेथिस सागर के अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर खारे पानी की झील पाई जाती है, तो खारे पानी की झील यहाँ पर तेथिस सागर के कारण ही पाई जाती है। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार है, जैसे बाड़मेर के अंदर पेट्रोल, डीजल, और जैसलमेर के अंदर प्राकृतिक गैस वगैरह का उत्पादन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र के नीचे ही इस प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। तो हो ना हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राचीन समय में क्या था? तेथिस सागर था। ठीक है, तो तेथिस सागर के अवशेष है, खारे पानी की झील। या फिर आज भी वहां पर अगर जाकर देखेंगे अपन, तो अपने को गोल गोल चिकने चिकने पत्थर जैसलमेर के अंदर वहां पर मिलेंगे अपने को। तो ऐसे पत्थर जो है समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। तो अब अपन देखते हैं जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी विशेषता अपनी हो गई थी। एक दो विशेषता और मैं आपको बता रहा हूं। देखो, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो एक आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। और एक तीसरी जो है वो है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये तीन रेखाएं हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये कई बार कंपटीशन की परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं कि 25 सेंटीमीटर किसको अलग कर रही है, 30 सेंटीमीटर कौन से भागों को अलग कर रही है, या 10 सेंटीमीटर किसको अलग कर रही है। तो देखिए, 50 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली को मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल बोल देंगे, मरुस्थल से अलग करती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर मतलब इस 50 सेंटीमीटर के एक साइड में अरावली है, दूसरी साइड में क्या है? मरुस्थल है। तो 50 सेंटीमीटर से जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 25 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है, ये अलग करती है आपकी रेतीला मरुस्थल को शुष्क मैदान से अलग करती है। शुष्क मैदान, ठीक है। इन दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। मतलब रेतीला मरुस्थल की तरफ जाएंगे तो 25 से कम वर्षा होती है, और 50 सेंटीमीटर बारिश होती है शुष्क मैदान और अरावली के बीच वाले भाग में। 50 सेंटीमीटर साल के अंदर बारिश होती है। इसके अलावा 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये जो है वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में आ जाती है। भारत जो है पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, और पश्चिमी जो मरुस्थल है अपना, पश्चिमी मरुस्थल, इस पश्चिमी मरुस्थल की अंतिम सीमा भी है। पश्चिमी मरुस्थल की क्या है? अंतिम सीमा है। ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अभी मानचित्र के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से ये भारत पाकिस्तान को अलग कर रही है और कौन कौन सी किस प्रकार की रेखाएं। तो तीन रेखाएं ध्यान रखना है।
25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर सम वर्षा रहते हैं। अब ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों के अंदर। अब दो भाग कौन कौन से वो देख लो। इसमें पहले तो आ जाएगा आपका रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल कहने का मतलब कि यहाँ पर बड़े बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं, तो इसको बोल देंगे अपन शुष्क रेतीला मरुस्थल, क्योंकि बारिश यहाँ पर बिल्कुल भी क्या होती है? कम होती है। शुष्क रेतीला मरुस्थल आ गया, और दूसरा आ गया आपका अर्ध शुष्क मैदान, या ऐसे बोल सकते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल भी बोल सकते हैं, या मैदान भी अपन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके दो भाग हो गए, शुष्क रेतीला मरुस्थल और दूसरा आ जाएगा आपका अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है भाई। इसके बाद में देखो इनका डिवाइडेशन किया गया, इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। आपका जो शुष्क रेतीला मरुस्थल है इसके दो भाग है, फिर से इसके कितने भाग है? दो भाग। कौन कौन से है? इसमें एक तो आ जाएगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, और यहां पर एक आ जाएगा आपका बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ये दो भाग है इसके। कहने का मतलब है कि जो शुष्क रेतीला मरुस्थल है, महान जो मरुस्थल है, इसके दो भाग है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और युक्त क्षेत्र। इसका मतलब क्या हो गया? बालू का स्तूप क्या होता है? मतलब रेत के जो बड़े बड़े टीले होते हैं उनको बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर एक तो ऐसा भाग है जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, चलायमान रेत के टीले हैं, वो अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है ना। तो दो प्रकार हो गया, बालू का स्तूप मुक्त और युक्त। इसका मतलब इस भाग के अंदर रेत के टीले बिल्कुल नहीं पाए जाते, और इस भाग में क्या पाए जाते? रेत के टीले पाए जाते हैं। ठीक है ना। या इसको बोल देंगे अपन पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। ठीक है। पथरीला मरुस्थल का नाम भी होता है, इसको हम्मादा के नाम से जानते हैं, हम्मादा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जो है इसको कहा जाता है आपका रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल अपने जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, इस सीमा की साइड के अंदर इस प्रकार का महान मरुस्थल पाया जाता है, इसको कुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दो भाग हो गए। फिर जो आपका अर्ध शुष्क मैदान है, ये अर्ध शुष्क मैदान जो है इसके भी भाग है आपके चार। कितने भाग है? चार भाग है। चार भाग में देखो, पहला रहेगा आपका घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। इसमें दूसरा क्षेत्र है आपका शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र। तीसरा आ जाएगा आपका नागौरी भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और नंबर 4 जो है, 4 नंबर में आ जाएगा आपका चौथा है, इसमें लोनी का क्षेत्र आ जाता है, तो इसको गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं, गोडवाड़ या गोडवाड़ बोलते हैं इसको, गोडवाड़ क्षेत्र, या इसको लूनी बेसिन भी बोलते हैं, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यह आपका जो अर्ध शुष्क मैदान है इसके 4 भाग है। अब देखो शुष्क रेतीला मरुस्थल है, इसका मतलब यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम। ठीक है। और इसके अंदर बारिश कितनी होती है? इसमें लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है साल के अंदर बारिश। जबकि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि वर्षा की सबसे ज्यादा अनियमितता कौन से जिले के अंदर पाई जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि वर्षा की सबसे ज्यादा अनियमितता है वो जैसलमेर में पाई जाती है। अगर बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में एवरेज जो बारिश होती है वो 5 से 10 सेंटीमीटर होती है लगभग। लेकिन कई बार क्या होता है, मानसून के दौरान जैसलमेर के अंदर
10 की बजाय कई बार 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाती है। तो वर्षा की सबसे ज्यादा अनियमितता है वो आपकी जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा इसके जो डिवाइडेशन बनी है। आगे अपन मानचित्र के अंदर देख लेंगे कि कितना क्या है। देखो ये जो आपका बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है ये राजस्थान के 41.50% भाग में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 41.50% भाग में, और वो है 58.50%। ठीक है, ये 41% भाग पर मुक्त क्षेत्र और स्तूप वाला जो है क्षेत्र वो 58.50% भाग पर फैला हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को ये डिवाइडेशन जो है समझ में आया होगा। इसके अंदर आगे अपन देखते हैं कि जो इनके डिवाइडेशन है बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इनके अंदर इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये सारी चीजें अपन आगे देख लेंगे इसमें। तो चलिए अपन देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। पहले देखेंगे अपन सबसे पहले बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अपन मानचित्र के साथ में इसका डिवाइडेशन करेंगे। जैसे मान लो कि ये राजस्थान है ना, अब इस राजस्थान के अंदर ये एक रेखा है जिसको अपन बोलते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा। कितनी रेखा है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और इस पूरे भाग को, ये जितना भाग है पूरा, इस पूरे भाग को कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पूरे भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के लगभग 61.11% भाग पर ये भाग है वो फैला हुआ है, सबसे बड़ा भाग है। फिर देखो इस प्रकार से ये जो है इसको बोलेंगे अपन मध्यवर्ती अरावली, इसको बोल देंगे अरावली। और ये वाला जो भाग है इसको बोल देंगे पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और ये आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसका नाम है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। इस प्रकार राजस्थान के 4 फिजिकल डिवाइडेशन है देखो इसके। तो 4 के अंदर सबसे पहले आ गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में दूसरा आ गया आपका मध्यवर्ती अरावली, पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। 4 भाग है इसके। 4 भागों के अंदर अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी मरुस्थल है इसके 2 भाग है, बताए थे ना 2 भाग। कौन कौन से? एक तो इसके अंदर शुष्क रेतीला मरुस्थल आ गया, शुष्क रेतीला मरुस्थल। और दूसरा कौन सा है इसके अंदर? दूसरा आ जाएगा अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश। इस प्रकार से ये 2 भाग है इसके। अब यहां पर मानचित्र के अंदर देख लेते हैं अपन। देखिए जैसे ये भाग आ गया, और यहां पर ये जो रेखा है ये रेखा है आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है ना? देखो मैंने आपको बताया था 50 सेंटीमीटर किसको लग रही है? पश्चिमी मरुस्थल को अरावली से लग रही है। ये 25 सेंटीमीटर किसको लग रही है? अब देखो इस भाग को तो अपन बोलेंगे क्या? अर्ध शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क
मैदानी प्रदेश। और इधर वाला जो भाग है ये आ गया आपका शुष्क रेतीला मरुस्थल। शुष्क रेतीला मरुस्थल समझ में आ रहा है आप लोगों के? ये अर्ध शुष्क और शुष्क रेतीला मरुस्थल को कौन सा भाग अलग कर रहा है? तो कौन सी रेखा कर रही है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है भाई। फिर देखो मैंने आपको बताया था कि शुष्क रेतीला मरुस्थल और दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो। तो इसमें एक तो मैंने अभी दिखाया था आपको बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बताया था ना, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और दूसरा बताया था बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है। तो ये दो भाग है, इसको अपन अलग करते हैं। जैसे मान लो इस भाग के अंदर मरुस्थल के अंदर एक ऐसा भाग है जहां पर पथरीली चट्टानें पाई जाती है, या चट्टानी मरुस्थल बोलेंगे, पथरीला मरुस्थल, इसको क्या कहते हैं अपन? हम्मादा। तो ये एक त्रिभुजाकार के रूप में फैला हुआ है। किस प्रकार से? देखो ये बीच वाला भाग है, इस प्रकार से ये बीच वाला भाग जो है ये तो आपका ये बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में 1 नंबर लगा देता हूं, वहां जगह नहीं है, और ये 2 नंबर है। तो ये तो आ गया 1 नंबर, और ये वाला पूरा का पूरा भाग 2 नंबर में आ गया। ठीक है। तो बीच में केवल इतना ही भाग है जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाए, और वहां पर क्या पाया जाता है? चट्टान पाई जाती है, पथरीला मरुस्थल है। तो इसकी खासियत देखो, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की पहले खासियत देख ले। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इसका प्रतिशत मैंने बताया था ये 41.50% भाग पर राजस्थान के फैला हुआ है। दूसरी बात, ये त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार फैला हुआ है, त्रिभुजाकार है, 3 भुजाओं वाला। तो इसमें आ जाएगा एक तो त्रिभुजाकार में देखो, एक है आपका पोखरण, एक है फलोदी, और एक आपका बालोतरा। यहां तक ये फैला हुआ, मतलब ये बालोतरा बाड़मेर में, ये आपका जोधपुर में, और ये कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। इस प्रकार यहां से इधर तो पोखरण है, इधर बालोतरा, इधर, इनके बीच के अंदर ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है ये स्थित है। ठीक है। दूसरी खासियत क्या है? ये पथरीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है। तो पथरीला मरुस्थल है, इसका मतलब इस पथरीला मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हम्मादा। इसका दूसरा नाम है हम्मादा। हम्मादा क्या होता है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, या जो पथरीला मरुस्थल है, इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं अपन पथरीला मरुस्थल। ठीक है ना, पथरीला मरुस्थल इसको कहा जाता है। और इसकी खासियत क्या है? यहां पर एक भूमिगत जल पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? भूमिगत जल पट्टी। इसका मतलब यहां पर एक कुछ ऐसा भाग है जहां पर जमीन के नीचे पानी का भंडार है। क्या है? पानी का भंडार। मतलब भूमिगत जल पट्टी का मतलब पानी का भंडार है जमीन के नीचे, पानी का भंडार। इस पानी के भंडार को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं लाठी सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? लाठी सीरीज। इंपॉर्टेंट नाम है कि लाठी सीरीज कहां पर पाई जाती है। तो लाठी सीरीज कहां पर है भाई? जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर के अंदर कौन से भाग में? पोखरण साइड के अंदर, जहां पर जमीन के नीचे भूमिगत जल पट्टी पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर यहां पर और क्या पाए जाते हैं? बालू का पत्थर पाए जाते हैं। बालू का पत्थर भी पाए जाते हैं। साथ में यहां पर पीले रंग का संगमरमर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीले रंग का संगमरमर भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए पीले रंग का संगमरमर, जैसलमेर को क्या कहते हैं अपन? स्वर्ण नगरी बोलते हैं ना, स्वर्ण नगरी। इसलिए स्वर्ण नगरी इसको क्यों कहते हैं?
स्वर्ण नगरी कहने का कारण यह है कि यहाँ पर पीले पत्थरों से बने हुए सारे मकान, जैसलमेर के अंदर जितने भी मकान है वो सारे के सारे किसके बने हुए, पीले पत्थरों के बने हुए। तो वो पीले पत्थर के मकान बनाने के बाद में जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें जैसे ही जैसलमेर पर पड़ती है या जैसलमेर की किले या मकानों पर पड़ती है, तो पूरा जैसलमेर एक सुनहरे रंग के अंदर जगमगाता है। इसलिए जैसलमेर को क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और खासियत क्या देखो, यहां पर एक गांव है चांदन गांव। इस चांदन गांव के अंदर एक नलकूप है, नलकूप। इस नलकूप में क्या निकलता है, मीठा पानी। नलकूप में क्या निकलता है भाई, मीठा पानी निकलता है। तो ये मीठा पानी निकलने के कारण इस चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है, थार का घड़ा। थार का घड़ा कहने का मतलब आसपास के जितने भी गांवों के अंदर यहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है। पानी का खूब भंडार है, और सबसे बड़ी बात है ये मीठा पानी है, खारा पानी नहीं है। इसलिए इस चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है, थार का घड़ा भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टानें पाई जाती है, इनको परतदार चट्टान भी बोलते हैं। अवसादी चट्टानों को क्या कहा जाता है, परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा क्षेत्र है। आपको ध्यान ये रखना है कि इस भाग के अंदर रेत के टीले बिल्कुल नहीं पाए जाते। यहाँ पर जमीन के नीचे क्या पूरा का पूरा पत्थर है। तो पत्थर है तो वो जमीन क्या होगी, बंजर जमीन होगी ना, बंजर, किसी काम में नहीं आएगी वो। अब उस जमीन के अंदर सरकार क्या कर रही है, सौर ऊर्जा के प्लांट लगा रही है। सौर ऊर्जा के प्लांट लगा रही है। तो सौर ऊर्जा के प्लांट लगा रही है, तो सौर ऊर्जा के प्लांट से क्या फायदा होगा, भारत जो है सौर ऊर्जा के अंदर क्या बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। ठीक है ना, सौर ऊर्जा में क्या बन जाएगा, आत्मनिर्भर। मतलब कि यहाँ पर सौर ऊर्जा के पास संभावनाएं है, सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो खूब सारा किया जा सकता है। इसका मतलब किशन बनता है कौन से भाग के अंदर, तो इस पथरीले मरुस्थल के अंदर ये सौर ऊर्जा के प्लांट लगाकर वहां पर सौर ऊर्जा के मामले में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है इस पश्चिमी भाग के अंदर। क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है और लगभग 12 महीनों में से 10 या 11 महीने का मौसम एकदम से क्या रहता है, साफ रहता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा के साथ में यहाँ पर पवन ऊर्जा के प्लांट भी लगाए गए। पवन ऊर्जा, ठीक है ना, पवन शक्ति लगी हुई है यहाँ पर। पवन शक्ति से क्या बनती है, पवन ऊर्जा बनती है। वो पंखे देखे होंगे बड़े बड़े, हर्ष के पार्ट में देखे होंगे आप लोगों ने। तो इस प्रकार की पवन शक्तियाँ भी खूब सारी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है हवाएं चलती रहती है। तो हवा चलने के कारण यहाँ पर पवन ऊर्जा की भी बार संभावनाएं हैं, दोनों ही संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा के प्लांट या सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों ही प्रकार की ऊर्जा जो है इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार आपका ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इसे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र को अपने पढ़ लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। युक्त क्षेत्र या इसको कहा जाता है महान भारतीय मरुस्थल। ठीक है ना, मतलब शुद्ध मरुस्थल है। क्योंकि रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, चलायमान टीले एक जगह से दूसरी जगह ये क्या करते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। तो फटाफट से हम देख लेते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। यहाँ पर ये वाला जो भाग है देखो बचा हुआ, इस भाग के अंदर पूरे के अंदर क्या है, इसको छोड़कर रेत के टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले। इसलिए इसको बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, सॉरी युक्त क्षेत्र।
यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा क्या होती है? बहुत कम, लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर 5 से 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के लगभग ही होती है। यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं, रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य व बरखान, ये यहाँ की प्रमुख आकृतियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर वनस्पति का अभाव होता है, वनस्पतियों का अभाव होता है, मतलब बारिश नहीं होती है तो वनस्पति कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी और खासियत क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है कई बार 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ये भारत के मानसून को आकर्षित भी करते हैं, मानसून को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। भारत का मानसून जो है इसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे अपने भारत के अंदर क्या होती है? वर्षा होती है। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे 25 सेंटीमीटर रेखा से जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और एक मैंने आपको बताया था, ये 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, मतलब इसे 10 सेंटीमीटर समवर्षा की इस साइड के अंदर वर्षा एकदम से क्या होगी? कम हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर तक होती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार से कई प्रकार की रेत के टीले वगैरह मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के रेत के टीले पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। बरखान वगैरह का नाम सुना हुआ आपने, 12 प्रकार का है। तो ये सारी रेत के टीले यहाँ पर पाए जाते हैं। और खासियत क्या है? इस क्षेत्र के अंदर खनिज तेल के भंडार है, खनिज तेल जैसे पेट्रोल, डीजल आदि पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस भी मिलेगी यहाँ पर। जैसलमेर के अंदर घोटालू नामक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक गैस के बहुत सारे भंडार पाए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये बालू का स्तूपयुक्त क्षेत्र की विशेषताएं हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये जो मैंने डिवाइडेशन किया पश्चिमी मरुस्थल, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो के अंदर अपन आगे वाला जो राजस्थान का भौतिक भाग है, पश्चिमी मरुस्थल का अर्धशुष्क मैदान, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।